हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी रिमझिम से पार्ट 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पढ़ेंगे। ओके, तो डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। ओके, तो यहाँ पर डाकिये कौन है? कंवर सिंह, जो अपनी कहानी खुद ही अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से बता रहे हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि किस तरह से, जब ये एक क्या है, वार्तालाप, भेंट वार्ता। ओके, जो भेंट वार्ता, जब उनसे मुलाकात हुई तो उनसे किस तरह से क्या क्या प्रश्न किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या प्रश्न पूछते हैं? उनका शुभ नाम। ओके, तो डाकिये क्या होते हैं? जब हम पत्र लिखते हैं तो उसका जवाब का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, और पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाले को क्या कहते हैं? डाकिये। ओके, तो यहाँ पर डाकिये कौन है? कंवर सिंह। डाक लाने वाले जाने वाले को क्या कहते हैं? डाकिया। ओके, तो डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, ये एक भेंट वार्ता है। जब हम किसी से भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हम किस तरह से उनसे बात करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से उनसे कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनसे क्या होता है, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जानकारी हासिल हो सके और व्यक्ति अपने विचारों और अनुभव को क्या करते हैं? खुलकर अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त मतलब अपने विचार को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर डाकिये कंवर सिंह जो पहाड़ी इलाके में क्या करते हैं? डाक बांटने का काम करते हैं। अपने काम और निजी ज़िंदगी में, उनके काम में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयाँ, परेशानी हैं, दिक्कत हैं, उनके बारे में उनसे बातचीत होती है। ओके, तो वास्तव में डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम बहुत ही कठिन होता है, वास्तव में थका देने वाला है और बहुत ही जोखिम भरा रहता है। ओके, डाकिये कंवर सिंह की जुबानी, ये क्या है? इंटरव्यू ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उस समय बहुत फेमस थे, जिन्हें सरकार ने क्या किया था? पुरस्कृत किया था। पुरस्कृत मतलब उनको पुरस्कार दिया था। क्यों दिया था? उनके साहस और मेहनत की वजह से उन्हें क्या किया था? सरकार ने पुरस्कार दिया था। ओके, तो आइए हम देखते हैं। शिमला की मॉल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस मीन्स मेन पोस्ट ऑफिस। ओके, उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाँटने का काम चल रहा है। डाक छाँटने का काम मीन्स शॉर्ट आउट, अलग अलग तरह के जो लेटर हैं उन्हें क्या कर रहा है? अलग अलग किया जा रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। खिड़की से थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाड़ने का काम कर रहे हैं। 2 पैकर कौन होते हैं? जो डाक को, जो पार्सल को क्या करते हैं? पैक करते हैं। ओके, वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। तो ये क्या है? भेंट वार्ता। जब उनसे मुलाकात हुई तो उनसे कुछ बातचीत हुए, प्रश्न पूछे गए, वो यहाँ पर कुछ उसका अंश दिया हुआ है। ओके, यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले उनसे क्या प्रश्न पूछा है? आपका शुभ नाम। तो उन्होंने क्या कहा? डाकिये कंवर सिंह ने, मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नीरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र कितनी है? 45 साल है। ओके, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं और कितने साल के हैं। फिर दूसरा प्रश्न उनसे पूछा गया, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने क्या कहा? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपने परिवार के, अपने फैमिली के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि उनका एक छोटा बेटा था
जो पहाड़ी से लकड़ी लाते हुए पैर फिसलने से उनकी गिर जाने से उनकी मौत हो गई। ओके, आपके बेटे के साथ जो हुआ उनसे पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है। क्या अक्सर होती रहती है? तो ये उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं जो बहुत ऊबड़ खाबड़ और बहुत पहाड़ से लकड़ी लाने में क्या होता है, अक्सर फिसल कर गिर जाते हैं। तो ये जाहिर है उस इलाके में, पहाड़ी इलाके में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती होंगी। तो उनका जवाब क्या था? जी, ऐसी घटना का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलाने या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिर कर मर जाती हैं। तो उन्होंने क्या बताया, वहाँ का बताया कि इस तरह की घटनाएं बहुत बार हर साल होती रहती है। घास काटते हुए बहुत सी औरतें गिर जाती हैं, पैर फिसलने से गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्ते से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाके में इस तरह के ही रास्ते हैं, इसलिए इन्हीं रास्ते से होकर कहीं पर भी जाना होता है, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती। उनके गांव में कोई भी ट्रांसपोर्ट मतलब बस और जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहाँ पैदल चलकर ही पहुँच सकते हैं। हिमाचल जो पहाड़ी इलाके हैं बहुत, वहाँ पर बस अधिकतर नहीं पहुँच पाती है, बहुत कम ही पहुँच पाती है और हर जगह उन्हें किस तरह जाना पड़ता है, पैदल ही। ओके, हम पिछले पार्ट में भी हमने देखा चिट्ठी का सफ़र में, उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, हरकारे जाते हैं अपने संदेश को पहुंचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न उनसे पूछा गया, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो उनका जवाब था, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो इस तरह उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बताया कि उनके बच्चे कहाँ तक पढ़े हैं और कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 59। फिर उनसे दूसरा प्रश्न पूछा गया, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो उनका उत्तर क्या था, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। जो मेन ब्रांच भारतीय डाक सेवा है वहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक थे। अब मैं पैकर बन गया। पैकर मीन्स जो पैक करने वाला, पार्सल जो डाक रहते हैं उन्हें पैक करने वाले को पैकर कहते हैं। ओके, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। ओके, फिर उनसे दूसरा प्रश्न पूछा गया, डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे बहुत सारे काम, ये सब काम करने पड़ते हैं। ओके, फिर उनसे दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उनसे पूछा जाता है, अभी तो बहुत सारे नए नए साधन आ गए हैं, फिर भी अभी आपको पैदल ही गांव में, हर गांव में पेंशन और ये सब लोगों की सेवा के लिए जो काम उनके सौंपे गए हैं उन्हें देने जाना पड़ता है। तो उनका जवाब क्या था, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गाँव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। तो गांव जो पिछला इलाका रहता है वहाँ पर ये सभी अभी नए साधन, जितने भी संदेश के नए साधन हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो उन्हें, वहाँ के लोगों को सबसे अच्छा साधन कौन सा है, डाक ही है। डाक के द्वारा ही उन्हें संदेश भेजा जाता है। इसलिए गांव में लोग डाकिया का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। ओके, तो इसलिए
जब डाकिये गांव में आते हैं तो लोग उनका बहुत ही आदर और सत्कार करते हैं, उनका बहुत ही क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। तो इस तरह से जब भी वे डाकियों को देखते हैं तो उन्हें अपनी चिट्ठी का इंतज़ार रहता है। फिर उनसे पूछा, हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो उन्होंने बताया, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। तो ये पोस्टल सर्विसेज हैं, जो डाक सेवा है, ये बहुत ही सस्ती सेवा है, ठीक है, और बहुत ही विश्वसनीय, ठीक है। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। केवल 5 रुपये में हम देश के किसी भी एरिया में, किसी भी हिस्से में अपनी चिट्ठी को भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। तो अभी हम जिस तरह से देखते हैं मोबाइल अपने सेल फ़ोन से हम फ़ोन करते हैं तो उसे चार्ज करना पड़ता है, लेकिन पोस्ट कार्ड कितने पैसे का है? केवल 50 पैसे। तो हम ये बहुत क्या है, सस्ता साधन है। केवल 50 पैसे में भी हम अपने देश के किसी भी कोने में अपने संदेश को भेज सकते हैं, ठीक है। फिर उनसे पूछा गया, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा? तो उनका जवाब क्या था, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचाता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। जब उनका कहना है कि जब सिपाही उनका मनी ऑर्डर, सिपाहियों का मनी ऑर्डर जब उनके घर में उनके बूढ़े माँ बाप को भेजा जाता है, जब मैं लेके जाता हूँ, तो जब वे उसे क्या करते हैं, लेते हैं, तो वे बहुत खुश होते हैं। तो उनकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ये उनका कहना था, ठीक है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग पत्र लोगों तक पहुंचाते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर भी बहुत ही खुश होते हैं, और जो बूढ़े सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन्हें क्या सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। तो जब उन्हें पेंशन मिलता है, डाकिया जब लेके आते हैं, तो वे बहुत ही खुश हो जाते हैं डाकी को देख के, ओके। 6 महीने तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। 6 महीने तक डाकिया 6 महीने के बाद ही डाकिया उनके पेंशन के पैसे उन्हें पहुंचाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और है, हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठे ही दी जाती है। दूसरे जगह पर हम देखते हैं हर महीने उन्हें प्रदान किया जाता है, सरकार उन्हें हर महीने देती है। लेकिन यहाँ पर हिमाचल जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर क्या करते हैं, सरकार जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्हें हर 6 महीने के बाद में ही इकट्ठी दी जाती है, ठीक है। पहले 6 महीना, फिर उसके 6 महीने, इस तरह से पूरा साल भर उन्हें अलग अलग दिया जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 60। फिर उनसे पूछा जाता है, आप क्या शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो उनका कहना क्या था, शुरू में मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। तो उन्होंने शुरू में सबसे पहले क्या था, लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक वहाँ काम किए। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है, जो किब्बर गांव है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की। तो इस तरह से वे हिमाचल प्रदेश के ही अलग अलग ज़िलों में कई सालों तक काम किए। उस वक्त इन गांवों में टेलीफोन नहीं थे, और वहाँ पर जो टेलीफोन के साधन वहाँ पर नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही
जाती थी। और जो बस है ना ट्रांसपोर्टेशन, वे कहाँ जाती थी? केवल जो मुख्यालय, मुख्य जिले वहाँ तक ही जाती थी, गांव तक नहीं जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ ना तो बस जाती है और ना ही वहाँ टेलीफोन है। अभी भी वहाँ के कुछ गांव में ना तो बस पहुँच पाती है वहाँ पर, ना ही टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। तो इस तरह से ना वहाँ बस पहुँच पाती है और ना ही टेलीफोन है, तो वहाँ पर एकमात्र साधन कौन है? डाक सेवक, डाकिये अपने संदेश लोगों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुँचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो उनसे ये पूछा जा रहा है, तो उनका जवाब क्या था? हाँ, मुश्किल तो आती ही है। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। कितने बजे? 6 बजे। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था। जो पार्सल है ना, शिमला जाने वाली बस में पार्सल को वहाँ पर रख देते थे। और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। और उधर से आने वाली, शिमला से आने वाली जो दूसरे डाक वहाँ से भेजा जाता था, उसे वे 8 बजे उतारते थे रात को। ठीक है, पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। ये सभी काम कौन करता है? पैकर। कन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। तो ये दोनों जगह, किन्नौर और लाहौल स्पीति, ये दोनों गांव क्या है? हिमाचल प्रदेश के सबसे ठंडे और सबसे ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मौसम, चाहे सर्दियों में तो होती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में भी यहाँ पर बर्फबारी होती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं। पूरी तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ भर जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन क्या है बच्चों? ये आपको ढूंढना है। ठीक है, जिससे उंगलियां सड़ जा सकती है। एक तरह की बीमारी है जिनसे पैर क्या हो जाते हैं? उंगलियां नीली पड़ जाती है और बीमारी होती है। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। और अब लोगों तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए कितना किलोमीटर? डेली, रेगुलर कितने किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था? 26 किलोमीटर। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। 4 और 5 किलोमीटर्स के अंतर्गत एक गांव होता है। ओके, हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। तो वहाँ पर कितने तरह के, एक गांव में लगभग कितने परिवार हुआ करते हैं? 8 या 10, और कभी कभी 6-7 घर ही वहाँ पर हुआ करते हैं। ओके, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है, क्योंकि बहुत कम लोग उस गांव में बसते हैं। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। और इस तरह कहते हैं कि ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में पैदल चलना है, पैदल चलकर ही लोगों तक उनका संदेश पहुंचाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट उनसे पूछा जा रहा है, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, आप पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो उनसे पूछा जाता है, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। इम्तिहान क्या है? ये परीक्षा, ओके, एग्ज़ाम। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। तो जो बाबू होते हैं, कुर्सी पर बैठकर जो बाबू होते हैं, काम करते हैं, उनका वेतन ज़्यादा होता है और इनका पैकर का कम होता है। ठीक है, पैकर का वेतन बाबू के जितना भी हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। ओके, तो पेज नंबर 61। और इस समय तो पोस्ट ऑफिस में नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है।
मतलब नए जो पोस्टमैन पोस्ट गार्ड्स हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, उनको सरकार नहीं नियुक्ति दे रही। इससे पुराने डाकिये पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। और इस तरह से जो पुराने डाकिये क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं और नए डाकिये की भर्ती नहीं हो रही है। तो इस तरह जो जितने बचे हुए डाकिये हैं उन पर काम का बोझ ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है और पता नहीं अगले कुछ सालों में किस तरह होगा। नेक्स्ट उनसे पूछा जा रहा है, काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई हो, उनसे कोई घटना। तो एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला मीन्स ट्रांसफ़र शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। कहाँ हुआ था? शिमला के जनरल मेन पोस्ट ऑफिस। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। तो वहाँ पर रेस्ट हाउस और जो पोस्ट ऑफिस पर जो चौकीदारी का काम उन्हें सौंपा गया था। यह 1998 की बात है, 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है। जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। तो उन्होंने कुछ लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि दरवाज़ा खोलो, हमें आपसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिए। और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला 5-6 लोग आकर उन्हें पीटने शुरू कर दिए। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइट बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। और ये उनके साथ ये घटना हुई थी। ठीक है, 4-5 लोग आए और क्या किया, 5-6 लोग आए और क्या किया, उन्हें मारने पीटने लगे और इस तरह से उनका सिर भी फट गया था। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था, वहाँ पर भर्ती थी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे दिन सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था और उस समय उनका 17 साल का बेटा उनके साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, जो उनका बेटा था 17 साल का बेटा, और जो उनके पड़ोसी वे पास में रहते थे, उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आई। दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। इस तरह से पड़ोसी आए, 17 साल का उनका बेटा आया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे, इनके सिर पर बहुत से टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। तो ये उनके साथ ये घटित हुई ये घटना बहुत ही दुखद था। ठीक है, सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में क्या मिले थे उन्हें? 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनसे जब वार्तालाप हुई, भेंट वार्ता हुई, तो उनसे पूछा गया, क्योंकि वे क्या था, सरकार ने उन्हें पुरस्कार दिया था उनके मेहनत, निडर और साहसी काम की वजह से उन्हें सरकार ने क्या किया था, बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार उन्हें दिया था। ठीक है, सो दिस चैप्टर इट इज़ फिनिश। आपको कुछ प्रश्नोत्तर आपको भेजा जाएगा, जिसे आपकी नोट कॉपी में लिखना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।